वेलकम टू ओलीवुड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग बाइट फॉर ऑल मेंस एग्जाम। ऑल मेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आपका रहने वाला है। डोज 5 मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। 1 to 4 आपके लिए ऑलरेडी स्ट्रीम कर रही है। आप प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आप जो सारे सेशन सब आके देख सकते हैं। हालांकि पहले इस पे ध्यान दीजिए जो आपके सामने चल रहा है। इस सेशन के अंदर हम करने वाले हैं, थोड़ी सी बोरिंग स्लाइड लगने वाली है आपको। क्यों? क्योंकि आपको ये टॉपिक आता नहीं है। जिसे आता है, जिसे पता है कि इसकी अहमियत क्या है, उसके लिए इससे बढ़िया स्लाइड्स कोई हो ही नहीं सकती। बेसल नॉर्म्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। बेसल नॉर्म्स आपको बेसल 3 तो सब करवाते हैं, लेकिन बेसल 1 2 कोई नहीं करवाता। तो बेसल 3 उतनी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेसल 3 में क्या है, कुछ नहीं है। जो बेसल 1 और 2 के अंदर कमियां थी वो बेसल 3 के अंदर रख दी गई है। तो बेसल 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, वो अच्छे से हम समझने वाले हैं बहुत कम टाइम के अंदर। अभी हम डिस्कस करेंगे बेसल नॉर्म्स। बेसल कमेटी क्या है, पहले आपको पता होना चाहिए। बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। एट द एंड ऑफ 1974 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ऑफ group of 10 countries, G10 countries, formed a committee of banking supervisory authority. बैंकिंग सुपरवाइजरी अथॉरिटी की कमेटी बनाई गई G10 कंट्रीज़ के द्वारा 1974 के अंदर। और ये कमेटी जो थी वो बेसल स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो शहर है वहाँ पे मिलती थी, एट द बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। तो BIS बेसल स्विट्ज़रलैंड के अंदर ये कमेटी बैठती थी, इसीलिए इस कमेटी को बेसल कमेटी बोला गया है। ठीक है, तो इस कमेटी के मेंबर कौन कौन थे ये आपको कंट्रीज याद रखने की जरूरत नहीं है। कंट्रीज जो थी उनको रिप्रेजेंट करने का काम उनके सेंट्रल बैंक्स किया करते थे, ये आपको पता होना चाहिए। सेंट्रल बैंक्स वर रिप्रेजेंटेड बाय देयर countries were represented by their central banks and also by authority with formal responsibility for the prudential supervision of banking business where there is not a central bank। जहाँ पे सेंट्रल बैंक नहीं था तो वहाँ पे जो मैनेज करने का काम करता था एक सेंट्रल बैंक की तरह है, वो उसकी तरफ से रिप्रेजेंट करता था उस कंट्री की तरफ से। बेसल कमेटी डजंट पोजेस एनी फॉर्मल सुपरनेशनल supervisory authority and its conclusion do not and were not never intended to have legal force। तो जरूरी नहीं है कि बेसल कमेटी जो गाइडलाइंस जारी करती है वो सबको फॉलो करनी ही करनी है, लेकिन कोई भी सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री अपने हिसाब से उनको फोल्ड कर सकता है, मोल्ड कर सकता है बेसल नॉर्म्स को, और अब इम्प्लीमेंट कर सकता है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो ये कभी भी मैंडेटरी नहीं रही है कि आपको ये फॉलो करनी ही करनी है। दीज वर जस्ट वॉलेंटरी टू बी फॉलोड। Rather, it formulates broad supervisory standards and guidelines and recommend the statements of best practices in expectations that individual authority will take steps to implement them। तो इसका मकसद ये था कि बेस्ट प्रैक्टिसेस बैंकिंग सेक्टर के अंदर प्रोवाइड करवाई जाएं, जिनको फॉलो करने से कोई भी कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर ड्रास्टिकली कोई मिस हैपनिंग ना हो। इसका मकसद ये था। ठीक है, बेसल कमेटी 1 was followed by बेसल 2 in 2004 which was in process of being implemented when the 2008 financial crisis occurred। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, उसके बाद 2010 के अंदर बेसल 3 आई। ठीक है, तो एक तो ईयर आपको पता होना चाहिए बेसल 1 2 3 का। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेसल 1 कैसे आई थी, क्या डिटेल में उसके बारे में कहा गया था। तो बेसल 1 को इंट्रोड्यूस किया गया था 1988 के अंदर, प्राइमरली ऑन क्रेडिट रिस्क के ऊपर ये काम करता था। क्रेडिट रिस्क क्या होती है? वो रिस्क जो किसी लोन के डिफॉल्ट करने पे अक्कर हो जाती है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर। इंडिया ने बेसल 1 को अडॉप्ट कब किया? 1999 के अंदर किया, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बेसल 1 के अंदर कहा गया था कि सारे बैंक्स को मेंटेन करना होगा कैपिटल एडिक्वेसी रेशो ऑफ 8%। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो का मतलब क्या होता है? कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो आप बोल सकते हैं। तो कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट वो आपको 8% मेंटेन रखना होगा। तो इसको अगर हम आसान भाषा में कहें तो 8% का मतलब क्या हुआ? 8/100। अगर रिस्क वेटेड एसेट 100 है, ठीक है, अगर किसी भी एसेट की रिस्क 100% है तो उसके सामने आपको 8% मतलब 8 रुपये, 100 करोड़ का अगर लोन है जिसकी रिस्क 100% है तो आपको 8 रुपये उसके अलग से साइड में रख देने पड़ेंगे कैपिटल के अंदर। ठीक है, तो ये बात कही गई थी और सबके लिए अलग अलग रिस्क डिसाइड की गई थी कि किस तरीके के लोन जो हैं वो आपके रिस्क 100% में आएंगे, कौन से 20% में आएंगे, कौन से 10% के अंदर आएंगे। ठीक है, तो वो हम देखने वाले हैं। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो 8% बताया गया था बेसल 1 के अंदर भी, 2 के अंदर भी, 3 के अंदर भी। तो ये 8% चेंज नहीं किया गया है। इंडिया के अंदर 9% फॉलो करवाया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो इज द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ ए बैंक एंड इज डिफाइंड एज रेशो ऑफ कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट। ठीक है,
अब ये रिस्क वेटेड एसेट भी समझाने वाला हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, चिंता मत कीजिए, यहाँ पे दिखने वाला है आपको। तो टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल, दो तरीके से कैपिटल को क्लासिफाई किया गया है। टीयर 1 कैपिटल कौन सी होती है, वो कोर कैपिटल बैंक की जो परमानेंट है और रिलायबल है, ठीक है। जो इक्विटी कैपिटल है या डिस्क्लोज्ड रिजर्व्स हैं आपके, वो सारे टीयर 1 कैपिटल में आते हैं। टीयर 2 कैपिटल वो है सप्लीमेंट्री कैपिटल होती है। सप्लीमेंट्री मतलब टीयर 1 के ऊपर भी जो टीयर 2 कैपिटल रखी जाती है उसे सप्लीमेंट्री कैपिटल बोला जाता है। इसमें अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व्स होते हैं आपके, जनरल प्रोविजंस होते हैं, एनपीए के अगेंस्ट जो आप प्रोविजन में पैसा रखते हैं वो सारे आपके टीयर 2 कैपिटल में आते हैं, ठीक है। तो जो रिस्क वेटेड एसेट इन इज द बैंक्स एसेट वेटेड अकॉर्डिंग टू रिस्क। बैंक का एसेट अकॉर्डिंग टू रिस्क कितना रिस्क रखता है उसे बोलते हैं रिस्क वेटेड एसेट। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं बेसल 1 की रिक्वायरमेंट को। बेसल 1 क्लासिफिकेशन सिस्टम ग्रुप्स अ बैंक्स एसेट इनटू 5 कैटेगरी, 5 कैटेगरी में बांटा गया था, 0%, 10%, 20%, 50% और 100%। तो मान लीजिए कोई लोन है जिसकी 0% रिस्क कैटेगरी है, तो उसके लिए आपको कैपिटल अलग से कोई भी रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे रिस्क 0% कैटेगरी कौन सी है, कैश हो गया आपका। सेंट्रल बैंक कोई आपसे डेट लेता है, उधारी पे पैसा लेता है, लोन देते हैं आप किसी को, गवर्नमेंट को आप जो डेट देते हैं, या OECD जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है वो आपसे पैसा लेती है उधारी पे, तो आपका 0% रिस्क रहेगा। पब्लिक सेक्टर डेट आपके 0%, 10%, 20%, 50% ये आपके हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि डेटर को कैसा है, जो लोन लेने वाला है वो कैसा है। 50% कैटेगरी में रखा गया था होम लोन्स को, 100% कैटेगरी में रखा गया था जो प्राइवेट सेक्टर आपसे पैसा लेता है, रियल एस्टेट के अंदर जो आपका पैसा जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझते हैं कि बैंक के पास 100 रुपये कैश रिजर्व है, ठीक है, 200 रुपये का होम मॉर्टगेज है, 300 रुपये का लोन किसी कंपनी को दे रहा है, ठीक है। तो 100 रुपये का जो कैश रिजर्व है उस पर तो 0% रिस्क है, इसका मतलब 100 गुना में 0, उसके ऊपर रिस्क वेटेड एसेट कोई भी नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। 200 रुपये वाले पे आपका होम मॉर्टगेज था, वो अगर 20% की कैटेगरी में आता है तो वो आपको 0.20 उसके अगेंस्ट रखना पड़ेगा। और जो लोन गिवन टू कंपनीज है उसमें आपको 100% यानी गुना में 1 करना पड़ेगा, 100%। तो ये आपका 0 + 40 + 300, 340 रुपये आपको मिनिमम कैपिटल रखना पड़ेगा, बैंक को मेंटेन करना पड़ेगा। 8% ऑफ 340, 340 का 8% बैंक को अलग मिनिमम कैपिटल में रखना पड़ेगा। रिस्क वेटेड एसेट 8% रखना पड़ेगा आपको कैपिटल का, ठीक है। सॉरी, कैपिटल आपको 8% रखनी पड़ेगी रिस्क वेटेड एसेट की। तो इस रिस्क वेटेड एसेट 340 आया तो उसका 8% आपको कैपिटल में रखना ही रखना पड़ेगा, ये मेंटेन रखना पड़ेगा। बेसल 2 के अंदर जब बेसल 1 इस तरीके से इंप्लीमेंट की गई, फिर भी आपको देखने को मिला कि क्राइसिस हुए, ठीक है। तो जो ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज थी, जो कमेटी थी बेसल कमेटी, उन्होंने फ्रेमवर्क को रिवाइज किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ हम क्रेडिट रिस्क है उसको काउंट करने की बजाय हमें रिस्क को एलोकेट करना पड़ेगा अलग हिसाब से। रिस्क आपकी मार्केट रिस्क भी होती है, कैपिटल रिस्क भी होती है, फॉरेक्स रिस्क भी होती है। इस तरीके से आपको अलग अलग तरीके से उनको रिस्क को कैपिटलाइज करना पड़ेगा, अलग अलग कैपिटल उनको एलोकेट करनी पड़ेगी। तो 3 पिलर्स डिसाइड किए गए कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस भी होना चाहिए, देखा जाना चाहिए। इसीलिए तो आज की डेट में अलग अलग ऑडिट्स होती रहती है बैंक्स के अंदर। मार्केट डिसिप्लिन को भी फॉलो किया जाना चाहिए, ये बेसल 2 के अंदर कहा गया था। पिलर 1 आपको कहता है कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 8% जैसे कि बेसल 1 के अंदर थी वो रखनी ही रखनी है। अलोंग विद क्रेडिट रिस्क आपको मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क को भी काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मार्केट रिस्क क्या होती है, मार्केट के अंदर जो उतार चढ़ाव आते हैं उसकी वजह से जो रिस्क अकर करती है। और ऑपरेशनल रिस्क मतलब किसी ह्यूमन एरर की वजह से या सिस्टम एरर की वजह से जो रिस्क आती है उसे ऑपरेशनल रिस्क कहते हैं। बेसल 1 के अंदर पर्टिकुलर टाइप के एसेट को पूरे एक ही कैटेगरी में रख दिया जाता था, जैसे कि कंज्यूमर लोन को 100% रिस्क में रखा गया। लेकिन बेसल 2 के अंदर हर एसेट को उसकी रेटिंग के हिसाब से रिस्क में रखा गया। कंज्यूमर लोन जो है उसको रेटिंग गुड दी गई थी, ठीक है, जिसके अंदर मान लीजिए कि उसकी 50% रिस्क रखा जा रहा है। अगर कोई किसी तरीके का ऐसा लोन है जिसकी रेटिंग वर्स्ट है, उसमें रिस्क वेटेड 100%, मतलब रिस्क के अकॉर्डिंग लोन के अंदर आपको रिस्क वेटेड एसेट अलग रखना पड़ेगा। पिलर 2 में ये कहा गया कि सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क होने चाहिए जो इवेल्युएट करे एक्टिविटीज़ और रिस्क प्रोफाइल्स हैं इंडिविजुअल बैंक्स की, वो डिटरमाइन करे ऑर्गेनाइजेशंस की कितना उनको कैपिटल रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो
बता दिया गया वही आपको रखना है। सुपरवाइजरी रिव्यू होते रहना चाहिए। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको पिलर 1 के हिसाब से सेटिस्फाई या स्पेसिफाई हो रही है कि नहीं हो रही, कि कह दिया गया है वो फॉलो की जा रही है कि नहीं की जा रही, उतनी में कैपिटल मेंटेन की जा रही है कि नहीं की जा रही सच में। वो एक सुपरवाइजर को, जैसे कि आरबीआई है सुपरवाइज करने वाला यहाँ पे इंडिया के अंदर, तो उसको ये देखना पड़ेगा रिव्यू कर करके कि सच में वो कैपिटल मेंटेन की जा रही है कि नहीं की जा रही। Market discipline. Market participants have a sufficient understanding of bank's activity and control it has in place to manage its exposure. They are better able to distinguish between banking organizations so that they can reward those that manage their risk prudently and penalize those that do not. तो कमेटी विश्वास रखती है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स जितने भी हैं उन्हें पता होना चाहिए बैंक की एक्टिविटीज़ के बारे में और उनके जो रिस्क एक्सपोजर्स हैं उनके बारे में, ताकि जब वो पैसा लगाए तो देख के लगाए कि किस बैंक में कितना पैसा लगाया जाना चाहिए, और जो अपने रिस्क को अच्छे से मेंटेन करता है उसे रिवॉर्ड मिलना चाहिए। क्योंकि अगर वो ट्रांसपेरेंट रखेंगे तो लोग अच्छे से उसके अंदर पैसा लगाने की सोचेंगे अपने रिस्क के अकॉर्डिंग। फिर आई बेसल 3, सब मेंटेन किया गया फिर भी क्राइसिस हुआ, देखने को मिला फिनेंशियल क्राइसिस आपको। तो देखा गया कि कहाँ कमी रह गई है कि हमने सब फॉलो कर लिया फिर भी ऐसे क्राइसिस क्यों हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा क्राइसिस जो का कारण ये था कि कैपिटल को ही अलग हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल में आपको कितना रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं ग्लोबल फिनेंशियल क्राइसिस विच विटनेस्ड द ब्रेकडाउन ऑफ इवन वेल कैपिटलाइज्ड बैंक। जो कैपिटलाइज्ड थे बैंक्स उनका भी ब्रेकडाउन देखने को मिला और कैपिटल फ्रेमवर्क में सुधार करने का बेसल 3 का सुझाव आया। जो न्यू फ्रेमवर्क था वो इंक्रीज करता है क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ कैपिटल दोनों के ऊपर, रिस्क कवरेज के ऊपर। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि आपको कैपिटल के साथ साथ कुछ ऐसे मार्केट कंडीशन से बचने के लिए आपको कंजर्वेशन बफर रखने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे काउंटर साइकिल बफर रखने पड़ेंगे या लेवरेज रेशो रखना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। कैपिटल के साथ साथ कुछ ऐसी कैपिटल भी आपको रखनी पड़ेगी जो सिर्फ उसी टाइम के लिए है जब फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा हो। ठीक है, तो जब मान लीजिए कि इकोनॉमिक कंडीशन स्मूथ चल रही है तो बैंक के पास पैसा ज़्यादा होता है, तो वो क्या करेगा कि उस बफर्स जो डिसाइड किए गए हैं जैसे काउंटर साइकिल बफर है तो उसके अंदर पैसा ज़्यादा मेंटेन रख लेगा, और जब वो थोड़ा सा टाइट हो रही होगी इकोनॉमी तो उसमें से उस पैसे को थोड़ा सा यूज़ कर लेगा। तो इस तरीके के जो काउंटर साइकिल बफर्स हैं उनको मेंटेन किया गया। तो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो 8% जो कि इंडिया के अंदर 9% रखी जाती है। तो टीयर 1 कैपिटल टीयर 2 कैपिटल जो है उनमें फिक्स किया गया कि टीयर 1 कैपिटल में आपको मिनिमम 6% रखना पड़ेगा, टीयर 2 कैपिटल के अंदर आपको मिनिमम 2% मेंटेन करना पड़ेगा, जो टोटल 8% है। ठीक है, इंडिविजुअली आपको 6% और 2% के ऊपर रखनी पड़ेगी आपकी जो कैपिटल है वो। आरबीआई रिकमेंड करता है टीयर 1 कैपिटल में 7% और टीयर 2 कैपिटल में 2%। तो ओवरऑल जो रेशो बन जाता है 9% बन जाता है। लिक्विडिटी कवरेज रेशो क्या है? लिक्विडिटी कवरेज रेशो ये है कि लिक्विडिटी को कवरेज करने वाला रेशो। जब आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि अगर आप लगातार 30 दिन के लिए कैश की कमी से जूझ रहे हैं तो उतना पैसा आपके पास पड़ा होना चाहिए। हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट आपको होना चाहिए जो आपके कैश आउटफ्लोज है, जो लगातार 30 दिन अगर आपसे पैसा लिया जाता है और आपको पैसा कहीं से मिलता नहीं है तो उतने 30 दिन का जुगाड़ आपके पास होना चाहिए। ये लिक्विडिटी कवरेज रेशो मेंटेन करने की बात कहता है। तो लिक्विडिटी कवरेज रेशो होता है हाई क्वालिटी एसेट अपॉन नेट लिक्विडिटी आउटफ्लो फॉर 30 डेज। तो 30 दिन के लिए जो पैसा बाहर जाएगा, ठीक है, और जो हाई क्वालिटी एसेट है उसमें रेशो 100% होना चाहिए। मतलब आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि 30 दिन तक आप सिर्फ पैसा चुका रहे हैं और आपके पास पैसा चुकाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, कैपिटल कंजर्वेशन बफर यही कहा गया है कि क्राइसिस से सीख लेनी चाहिए कि जो वो स्ट्रेस वाले पीरियड होते हैं उसके अंदर आपको अर्निंग्स को ऐसे रखना चाहिए कि वो आप जो रिस्क वेटेड एसेट है उसका 2.5% आपको अलग रखना पड़ेगा। ठीक है, जब आप समस्याओं से जूझ रहे हो तो आपके पास उस 2.5% में से पैसा यूज़ कर पाओ, तो ये फिक्स रखिएगा 2.5% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट। तो बेसल 3 और ज़्यादा डिटेल में आपको डिसाइड करवाती है कि रिस्क को कैसे मेंटेन किया जाए। तो बेसल 1, 2, 3 का प्रॉपर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप बाद में इसको जल्दी से रिवाइज कर पाएँ। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल ही जाएगी। आप एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ओली बोर्ड इज़ द न्यू ब्लैक सर्च कीजिएगा, ओली बोर्ड इज़ द न्यू ब्लैक टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। अगर आप इस सीरीज़ के और सेशंस चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा कौन से सेशंस आपको चाहिए। अगर आप बैंकिंग अवेयरनेस डिटेल में पढ़ना चाहते हैं
तो मैंने बैंकिंग गैम्बिट सीरीज़ आपके लिए बनाई थी। आप परचेज करने के लिए वी मैक्स कोड यूज़ कर सकते हैं ओली बोर्ड के ऊपर। किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपको लगा है कि वीडियो को वैसे समझाया गया है जैसे समझाना चाहिए था, तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपनी सीरीज़ दोस्तों के साथ जिन्हें जॉब की सख्त ज़रूरत है, जिनकी फैमिली को जॉब की सख्त ज़रूरत है। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है कि नहीं, ये डिसीजन अब आपका है। थैंक यू सो मच।